और कुछ होते हैं बेटा सर्विस मोटिव, जैसे आपने क्लब वगैरह सुने हो जिनकी मेंबरशिप वगैरह लेनी पड़ती है। ये एक डिफरेंस होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। वैसे मैं आपको समरी दूं, कैपिटल रिसिप्ट आपकी लायबिलिटी, कैपिटल पेमेंट जो बनेगी उससे जो चीज आएगी वो आपकी एसेट। बात समझ आ रही है? हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सीए अनुज सिंह तोमर एक बार फिर से हाजिर हूं सर जी अपने आखिरी चैप्टर, बोले तो अपने जीएनजी की आखिरी सांसों में। आज है डे 31 और हमने अब तक ऑलमोस्ट अकाउंट्स निपटा दिए। अब हमारा बचा आखिरी बाबू, आखिरी चैप्टर एनपीओ, और उसकी शुरुआत करेंगे। एनपीओ के कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे जल्दी से और इसको खत्म करेंगे। तो बिना देरी के साथ में आज का सेशन शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, एक प्यारा सा लाइक, एक कमेंट वीडियो को देखने के बाद अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और देन बेटा फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और इस चैप्टर को करेंगे टाटा बाय बाय। पर आज के लिए अभी शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक पर्पस से। सर जी एनपीओ क्या होता है? अगर मैं सिंपल एक कॉन्सेप्ट से समझाऊं तो मेरे बच्चे हमेशा मैं ब्लैंक शीट उठाऊंगा और समझाना शुरू करूंगा। जल्दी निपटाएंगे बेटा, बस खत्म। उसके बाद रिवीजन मैराथन, लाइव बैठेंगे बाबू, रिवीजन मैराथन करेंगे। सर जी होता क्या है, आप जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, आप कहते हो ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुछ लोग मिलके ऑर्गेनाइज हुए हैं किसी पर्पस को पूरा करने के लिए, किसी मोटिव को पूरा करने के लिए। अब मैं कहता हूं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है मेरे बच्चे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या फर्क पड़ता है? वो ऑर्गेनाइजेशन जनरली दो तरीके की होंगी। कुछ लोग जब मोटिव से मिलेंगे तो उनका दो मोटिव होगा, या तो मोटिव होगा बेटा प्रॉफिट कमाना, कि बाबू धंधा करेंगे प्रॉफिट कमाएंगे, 10 रुपए की चीज 12 में बेचेंगे, चाहे वो गुड्स बेचें चाहे सर्विस बेचें, प्रॉफिट मेन मोटिव है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम जनरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। हम कहते हैं कि सर ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज चाहे वो गुड्स बेच रहे हैं चाहे वो सर्विसेज दे रहे हैं, व्हाटएवर, बट देयर मोटिव मेनली क्या है कि चाहे वो 1 रुपए का ही मार्जिन कमाएं पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपने बिजनेस में अर्न करेंगे। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होते हैं, कुछ लोग इसलिए ऑर्गेनाइज होते हैं ताकि उनका मोटिव कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका मोटिव आइदर सोशल मोटिव है। सोशल मतलब दान धर्म का काम है बेटा। सोशल मोटिव है कि बेटा हम कुछ दान धर्म का काम करेंगे, मंदिर बनाएंगे सर जी, गंगा साफ करेंगे, यमुना बचाएंगे जी, सेव दी फॉरेस्ट, सेव दी चिल्ड्रन, गरीब बच्चों की हेल्प करेंगे, या फिर खुद के लिए कुछ काम करना है सर जी, अपने लिए सर्विस मोटिव है कि हम अपने लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, अपनी कुछ बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, और हम ही इसको पैसा लगाएंगे और हमारे लिए ही ये काम करेंगे। बाय दी मेंबर फॉर दी मेंबर। अब बेटा मैंने मान लो एक हॉस्पिटल बनाया अपने ही मेंबर्स के लिए, कुछ 10 लोगों ने मिलकर एक छोटा सा हॉस्पिटल बना दिया कि इसमें अच्छे डॉक्टर लाएंगे और अपना इलाज कराएंगे और जो भी खर्चा होगा मिलके बांट के उठाएंगे। तो बेटा कोई अपने आप से पैसा कमाता है क्या? कोई अपने आप से प्रॉफिट कमाता है क्या? बाय दी मेंबर मैंने ही बनाया है, मेरे लिए ही काम कर रहा है, तो क्या मैं अपने आप से प्रॉफिट कमाऊंगा? नो। तो दो तरीके की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, या तो सोशल मोटिव दान धर्म का काम कर रहे हैं, एनजीओ वगैरह जनरली आ जाती है इन कैटेगरीज में, और कुछ होते हैं बेटा सर्विस मोटिव, जैसे आपने क्लब वगैरह सुने हो जिनकी मेंबरशिप वगैरह लेनी पड़ती है। तो दैट इज दीज ऑल आर एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें हम बोल देते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन क्लियर है कि बेटा ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहा है तो उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, उसको प्रॉफिट निकालना है, अकाउंटिंग करेंगे, कर चुके, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, कंपनी जो बनाना है बना लो। लेकिन अगर आप कह रहे हो मेरा मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, दान धर्म का काम करना है या सर्विस मोटिव है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं एनपीओ। अब एनपीओ की अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है भाई, हमें प्रॉफिट लॉस तो नहीं निकालना, बट हमें रिलायबिलिटी चाहिए कि जो मेंबर्स ने पैसा लगाया उस मेंबर्स के पैसे का सही यूटिलाइजेशन हुआ, उस पैसे को सही जगह खर्च किया गया। आपने बोल तो दिया दान धर्म का काम करेंगे, बट एक्चुअल में दान धर्म पे खर्च हो भी रहा है, सही डायरेक्शन में पैसा यूज हो भी रहा है। तो बेटा इसके लिए हम कुछ अकाउंट्स बनाते हैं, और अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन को एनपीओ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, बोले तो फाइनल अकाउंट बनाने हैं एनपीओ के, तो मेनली हम लोग बनाते हैं इसके 3 अकाउंट। बेटा कितने अकाउंट? 3। सबसे पहला बेटा ऑफ कोर्स रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आराम से बातें करेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
और तीसरी आती है बाबू बैलेंस शीट। तीसरा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बैलेंस शीट। क्लियर है? ऑफ कोर्स बैलेंस शीट पे मैं डिस्कशन करने भी नहीं वाला बेटा। फाइनेंशियल पोजीशन हर किसी को जानना है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो। मुझे जानना है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटी है, तो दिस इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज समथिंग पार कि बाबू हमें प्रॉफिट से लेना देना नहीं है। बट तो जो मेन चीजें हैं बेटा वो है हमारी कहीं ना कहीं ये दो चीजें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर आप एनपीओ की बात करो, थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा बेटा, रिवीजन मोड में काम करेंगे, है ना, रिवीजन मोड में काम करेंगे। बैलेंस शीट पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम बहुत नियर बाय है और मैं नहीं चाहता आपका टाइम मैं मैक्सिमम खर्च करूं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्विकली रिवाइज करते हैं बेटा। रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करें तो बेटा ये क्या होता है, हम कहते हैं ये समरी होती है बाबू। किस चीज की समरी होती है? हम कहते हैं जैसे हम बचपन में कैश बुक बनाते हैं ना, तो ये उस कैश बुक की समरी है बाबू। समरी, कैश बुक की समरी है कि बाबू हमारे लिए कहीं ना कहीं कैश बुक की समरी है ना। मतलब हमारे लिए सिंपल सी बात है, हम कैश बुक बनाते हैं, पैसा आया पैसा गया, डेबिट द रिसीप्ट क्रेडिट द पेमेंट, कि भैया जितना पैसा आया डेबिट में डालो, जितना पेमेंट हुई क्रेडिट में डालो। उसी का एक समरी वर्जन है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कि बाबू साल में कितने बार आपको सैलरी पे करी थी, तो 10 बार पे करी थी, तो 10 का टोटल लगा दो, टोटल सैलरी कितनी पे करी। कितने बार रेंट पे किया था, टोटल रेंट लगा दो, तो हर खर्चे को टोटल लगा दो, समरी। दिस इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा इसके फॉर्मेट की अगर बात करूं तो बिल्कुल लल्लू सा फॉर्मेट है। सेंटर में लिखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जनरली इसकी दो साइड होती है बेटा, इसमें एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, ये रही डेबिट साइड ये रही क्रेडिट साइड। कोई पापा फॉर्मेट नहीं है बेटा। रिसिप्ट, डेबिट में पैसा आया तो डेबिट और पैसा गया तो पेमेंट। शुरुआत बिल्कुल जैसे कैश बुक की होती है वैसे टू बैलेंस बीडी। जितना आपका बैलेंस बीडी है कैश या बैंक दोनों का ऐड करके लिख दो। ऑफ कोर्स मैं मान के चलूंगा पॉजिटिव है, अगर बैंक का नेगेटिव है तो क्रेडिट शुरुआत होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद बेटा जितनी भी रिसीप्ट हो रही है ड्यूरिंग द ईयर, जितनी भी पैसा आया है, अभी आगे जाके बात करूंगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो, चाहे करंट ईयर का पैसा हो, चाहे पिछला बकाया हो, चाहे अगले साल का एडवांस हो, क्या फर्क पड़ता है सर? कैश बुक बोले तो समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पे, समरी ऑफ कैश बुक बोले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बाबू आप कहते हो कोई हिसाब नहीं लगाएंगे, कोई भेदभाव नहीं कहेंगे, पैसा आया तो डेबिट और पैसा गया तो क्रेडिट, बाय ऑल पेमेंट्स, बाय ऑल पेमेंट्स। और बेटा जो बच गया बाबू, जो बच गया वो बैलेंस सीडी। तो अगर मैं आपको बोलूं बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट, तो बाबू ये आपके सामने चुटकू सा फॉर्मेट मैंने बना दिया। क्या क्या बातें बताई मैंने कहा समरी होती है कैश बुक की और इसका फॉर्मेट है बाबू दो, डेबिट रिसीप्ट क्रेडिट पेमेंट। सारा पैसा आया डेबिट, गया तो पेमेंट। ठीक है, अब अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लगे हाथ बात करूं तो बेटा ये क्या है, ये आप इसे कहोगे ये एज ए मान लो सेम एज पीएनएल अकाउंट। जैसे आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पीएनएल अकाउंट बनाते हो वैसे ही यहां पे बनाते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब कुछ सेम है, बस वहां प्रॉफिट लॉस आता है, यहां आता है सरप्लस और डेफिसिट, कि क्या बचा और क्या कम पड़ गया। बाबू हम यहां प्रॉफिट लॉस वर्ड यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमें यह देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी कमाई हुई है, दैट इज मेंबर से कितनी इनकम आई है और उस पैसे को हमने कितना खर्च करा अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेन मोटिव में, और जो बच गया वो सरप्लस कितना है, जो कम पड़ गया वो डेफिसिट कितना है। तो अगर इसके फॉर्मेट की बात करूं तो ये भी लल्लू फॉर्मेट बनता है, दो साइड इसकी भी होती है बेटा, दो साइड इसकी भी होती है, इसकी भी डेबिट और क्रेडिट, पर ये फिर वही पापा फॉर्मेट नहीं है। सबसे अच्छी बात इनके फॉर्मेट की है बाबू, पहचान फॉर्मेट से ही हो जाती है। ऑल इनकम बेटा, इनकम सारी क्रेडिट में आएंगी और ऑल एक्सपेंडिचर खर्चे सारे यहां पर आएंगे। बहुत बढ़िया, सारी इनकम बाय करके ऑल इनकम, जितनी भी इनकम है अभी बात करेंगे इनकम कैसे निकलेंगी, और जितने भी खर्चे, यहां कोई बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी नहीं है बेटा, ये इनकम एक्सपेंस अकाउंट है पीएनएल की तरह, सारी इनकम क्रेडिट, सारे खर्चे ऑल एक्सपेंसेस। यहां पर इनकम में से खर्चे माइनस करो, अगर बच गया तो बेटा सरप्लस और अगर कम पड़ गया तो बेटा डेफिसिट, बाय डेफिसिट। एक स्टार मैंने यहां लगाना है, एक स्टार मैंने यहां लगाना है, बताओ क्यों? क्योंकि या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट। खत्म, दिस इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, दो अकाउंट बने, अभी क्या है इन दोनों अकाउंट का लिंक क्या है आराम से करेंगे, हौले हौले सब रिवाइज कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट समरी है कैश बुक की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेटा पीएनएल अकाउंट की जैसा है। इसकी दो साइड होती है बेटा, रिसिप्ट पेमेंट, पैसा आया पैसा गया। इसकी दो साइड होती है इनकम एक्सपेंडिचर, क्या कमाया क्या गवाया, और जो बचा सरप्लस और डेफिसिट। अब जो मेन डिफरेंस आते हैं बेटा ट्रू एंड फॉल्स,
यहां से 2 नंबर का एक ट्रू एंड फॉल्स बनता है, ध्यान रखना। सर जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है बाबू, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो हमारा किस नेचर का अकाउंट है? सर पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो आप जानते हो बाबू इस अकाउंट में सिर्फ कैश की बातें हो रही है, रोकड़ा, पैसा पैसा पैसा, और पैसा इज माय रियल एसेट, दिस इज रियल अकाउंट। बहुत बढ़िया, दिस इज रियल अकाउंट। इसके बारे में बात करें तो बेटा यहां इनकम एंड एक्सपेंस की बात हो रही है, दिस इज नॉमिनल अकाउंट। बेटा यहां पर जब आप बात करते हो तो इसे बनाते हो कैश बेसिस अकाउंटिंग पे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कि बेटा अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता पैसा किस साल का है, चाहे पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रिसीव हुआ हो, चाहे अगले साल का एडवांस रिसीव हो, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, कैश बेसिस। लेकिन जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हो तो सेम एज पीएनएल अकाउंट बेटा एक्रूअल बेसिस की, सिर्फ करंट ईयर का छोड़ेंगे नहीं, और जो करंट ईयर का नहीं है उसे रखेंगे नहीं। हमें करंट ईयर का बताओ बेटा क्या कमाया और क्या गवाया। ठीक है, यहां पर आप सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखते हो, आइदर चाहे वो कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ आइटम्स कवर्ड। यहां बोथ आइटम्स आते हैं, कैपिटल रेवेन्यू दोनों रिसिप्ट एंड पेमेंट आते हैं, भी क्या होते हैं डिटेल में बात करेंगे। यहां पे सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आते हैं। ओ सर कैपिटल कहां जाते हैं? बेटा कैपिटल जाते हैं बैलेंस शीट में। आपको इतने से एक ट्रू एंड फॉल्स क्लियर है जो आपको एग्जाम में नजर आ सकता है। ये एक डिफरेंस होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। वैसे मैं आपको समरी दूं तो बेटा रिसीप्ट एंड पेमेंट जनरली आप क्वेश्चन में पाते हो, ये क्वेश्चन में दिया होता है, और इससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी होती है। पता है कैसे? इस रिसीप्ट एंड पेमेंट में आपको सारी रिसीप्ट होती है, रेवेन्यू, कैपिटल सब होती है, अभी बताऊंगा मैं, जिसमें से रेवेन्यू आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाते हैं और जो कैपिटल आइटम है वो बैलेंस शीट में जाते हैं। तो मेनली एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देगा, और हमारे लिए फाइनल अकाउंट की तरह आप इसे ट्रीट करो, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है बाबू। क्या है? ट्रायल बैलेंस। इसकी कुछ चीजें जाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कुछ चीजें जाएंगी बैलेंस शीट में। कौन सी चीजें? जो रेवेन्यू चीजें वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो कैपिटल चीजें वो बैलेंस शीट में। अब मुझे यही सिखाना है बाबू आपको कि रेवेन्यू क्या होता है और कैपिटल क्या होता है। पहले बताओ यहां तक सब मक्खन है? हाँ भाई सर जी, रियल अकाउंट क्यों है, नॉमिनल अकाउंट क्यों है, कैश बेसिस फॉलो क्यों कर रहे हैं, एक्रूअल बेसिस क्यों फॉलो कर रहे हैं, ये कैपिटल और ये दोनों, ये रेवेन्यू। आओ अब एक छोटा सा चार्ट बनाता हूं। सर जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक्स्ट्रा करोगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक्स्ट्रा करोगे तो बेटा आपको मिलेंगी दो चीजें, एक रिसिप्ट साइड, ये है रिसिप्ट साइड, और ये है पेमेंट साइड। ठीक है, और रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड में बेटा जो खास बात है वो ये है कि आपको रिसीप्ट साइड में दो तरीके की रिसीप्ट मिलेंगी बेटा। एक आपको मिलेंगी रेवेन्यू रिसीप्ट्स, एक मिलेंगी रेवेन्यू रिसीप्ट्स, और एक मिलेंगी कैपिटल रिसीप्ट। ओके ठीक है, बढ़िया, इजी पीजी। ठीक है सर जी, पेमेंट साइड में भी दो तरीके की पेमेंट मिलेंगी, एक मिलेंगी रेवेन्यू पेमेंट, एक मिलेंगी रेवेन्यू पेमेंट, और एक मिलेंगी कैपिटल पेमेंट। बस खत्म बाबू, खत्म। अब आपको क्या फर्क पड़ता है, रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, रेवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, फर्क क्या पड़ता है सर? फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है अनुसर? फर्क ये पड़ता है बाबू, मेरे सोना, मेरे बच्चे, अगर आपकी रेवेन्यू है तो पहले पहचानो इसे। कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन बताएगा रेवेन्यू? नहीं सर, पहचानना पड़ेगा। सर कैसे पहचानेंगे? सिंपल है, आप बचपन में पढ़ते थे रेवेन्यू जनरली जो होते हैं वो रेगुलर नेचर की होती है। जो भी रिसिप्ट रेगुलरली रिसीव हो रही है, जो भी रेगुलर रिसिप्ट है वो हमारे लिए रेवेन्यू होती है। जो कभी कभी आती है बेटा वो कैपिटल होती है। ये बचपन में पढ़ते थे आप, क्लियर है? जो नॉन रेगुलर है वो आपके लिए कैपिटल होती है। पर पता है मैं क्या बोलूंगा, एक और तरीका है। अगर आपको कभी भी कोई पैसा आ रहा है, डोनेशन आ रही है, ग्रांट आ रही है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन विदाउट एनी पर्पस आ रहा है कि आपको सामने वाले ने पैसा रखा, डोनेशन रखी, सब्सक्रिप्शन रखी, कुछ भी रखा, और आपसे बोला कि बेटा आपको जो करना है करो। अब आपकी मान लो फीस मुझे आई अपने बैच में, तो उस फीस को मैं जैसे चाहे यूज करूं, कोई लिखा तो है नहीं कि इस पैसे को मुझे यहां यूज करना है, तो वो मेरे लिए रेवेन्यू कहलाएगी, मतलब मेरी इनकम बनेगी आगे जाके। पर अगर आपने मुझे डोनेशन दी और आपने बोला ये डोनेशन कैंसर के इलाज के लिए कराओगे, आप जो भी बच्चों को कैंसर है, जिनको भी दिक्कत है, ब्लाइंड हैं, उनके लिए खर्च करोगे, तो बेटा वो डोनेशन मेरी इनकम नहीं है बाबू, वो दान मेरा इनकम नहीं है।
वो मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे उसे खर्च करना पड़ेगा सही जगह। तो अगर कभी कोई पैसा विदाउट पर्पस आ रहा है, डोनेशन विदाउट पर्पस आ रही है, तो हम वो मानते हैं रेगुलर है, आती रहती है ऐसी। तो लेकिन अगर कभी कोई विद पर्पस पैसा आ रहा है तो बेटा ये रोज रोज नहीं आता और ये हमारी इनकम कभी भी नहीं बनेगी। दिस इज माय कैपिटल। ठीक है, बात समझ आ रही है? जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे दूं कि एग्जांपल के लिए अगर आपको कोई डोनेशन आ रही है, कोई गवर्नमेंट से ग्रांट आ रहा है, विदाउट एनी पर्पज, जनरल लिखा है, मेंबरशिप फीस जिसे आप आगे जाके सब्सक्रिप्शन बोलोगे, सब्सक्रिप्शन बोलोगे, सब्सक्रिप्शन बोलोगे। ठीक है, और भी जैसे आपको कोई भी एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, आपको ये आपकी नॉर्मल इनकम है। लेकिन वहीं पर अगर आप कहोगे कि मान लो डोनेशन है या कोई गवर्नमेंट ग्रांट है, सर जी अगर वो फॉर समथिंग आ रही है कि भैया टूर्नामेंट करा दो, टेंपल बना दो, ये करा दो, वो करा दो, ऐसा करा दो, वैसा करा दो, तो बेटा वो कैपिटल बनेगी और वो हमारे लिए लाइबिलिटी बनेगी। ऐसे ही अगर आपको कभी लाइफ मेंबरशिप फीस आ रही है, बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस सामने वाला लाइफ में एक बार देगा, दिस इज कैपिटल ऑलवेज। अगर कोई लेगेसीज आ रही है, लेगेसीज क्या होती है सर? अगर कोई अपने डेथ के टाइम पे अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी में, विल में ये लिख देता है कि मैं इस एनपीओ को ये पैसा दान में दे रहा हूं, तो बेटा रोज रोज नहीं होता, दिस इज ऑल्सो अ कैपिटल। ये कुछ इनकम्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। रेवेन्यू, कैपिटल, क्या फर्क पड़ता है सर? फर्क ये पड़ता है बाबू, फर्क ये पड़ता है मेरी जान कि अगर कोई रेवेन्यू है, अगर कोई रेवेन्यू है तो बेटा ये आगे जाके बनेंगी इनकम्स और ये बनेंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओ, इसका मतलब ये सारी रेवेन्यू आई रिसीप्ट इनकम बनेगी और जो कैपिटल रिसीप्ट है बेटा ये बनेंगी लाइबिलिटीज। ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में आएंगी, आइदर बैलेंस शीट में सेपरेटली शो होंगी या मालिक की कैपिटल, मेंबर्स की कैपिटल फंड में ऐड हो जाएंगी, या मेंबर्स की कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। जैसे डोनेशन वगैरह है तो ये तो सेपरेट लाइबिलिटी में शो कर दोगे, लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसीज वगैरह है ये सब आप कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। बढ़िया, इजी पीजी, मक्खन सूजी। चलो भाई अभी क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से लगेगा। अब आते हैं सर बाकी पे। अब सर पेमेंट का क्या होता है? पेमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सी रेवेन्यू कौन सी कैपिटल? बहुत इजी है बाबू। वही अगेन, रेवेन्यू रेगुलर नॉन रेगुलर नहीं, वो बचपन वाली बात है बाबू। अगर कोई पेमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपको पेमेंट क्यों करना है भाई? आपको सामने वाले से कुछ बेनिफिट चाहिए बाबू। आपने पेमेंट करी है, आपको सामने वाले से फ्री में नहीं, उससे गुड्स चाहिए, सर्विस चाहिए, कुछ सामान चाहिए। तो वो जो चीज आपको रिटर्न में आ रही है, समथिंग इन रिटर्न, वो आपको कब तक बेनिफिट देगी? अगर आपने जो पेमेंट करी और उससे जो चीज आई है उसका बेनिफिट अप टू 1 ईयर है, 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, जो सर्विस है वो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, दैट मींस उसे अगले साल फिर पे करना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा, हर साल लेना पड़ेगा। दिस इज रेगुलर, दिस इज समथिंग रेगुलर है बेटा, ये आपकी रेवेन्यू कहलाएगी। और अगर कोई चीज ऐसी है जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है, बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, तो बेटा इसका मतलब आपको हर साल खरीदने की जरूरत नहीं है, हर साल खरीदने की जरूरत नहीं है, हर साल वो सर्विस लेने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज नॉन रेगुलर और वो मेरी कैपिटल बनेगी। सर हमें कैसे पहचानते हैं? ये तो आप देखते ही पहचान लेते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, सर आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हो, बेटा 1 महीने के लिए काम करेगा। इलेक्ट्रिसिटी देते हो, 1 महीने का बिल भरेंगे। सर जी आप रेंट पे करते हो, 1 महीने का रेंट। ऑनरेरियम बेटा, सम्मान में किसी को पेमेंट करी तो क्या वो जिंदगी भर आपके साथ हो जाएगा क्या? चीफ गेस्ट 1 दिन के लिए आपके लिए काम कर देगा, एक्स्ट्रा। ये सब बेटा कुछ भी है, नॉर्मल खर्चे हैं, ये सब नॉर्मल खर्चे बनेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप कहते हो कि मैंने फर्नीचर खरीदा है, ओहो बाबू साहब 2-3 साल तो चलेगा ही चलेगा। सर जी आपने बिल्डिंग खरीदी है, वाह 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 वाह। आपने बुक्स खरीदी हैं, वाह 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 वाह। आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं, वाह 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 वाह। आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, एटसेट्रा। समझ आ रही है? अब मुझे आप ये तो खर्चों में तो बताओगे नहीं। सर आपको पता है जितने भी रेवेन्यू आइटम है बेटा, इन्हें मैं बोलूंगा ये एक्सपेंडिचर बनेंगे, एक्सपेंसेस बनेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। शाबाश शाबाश मेरी जान, शाबाश, बोलो हाँ या ना।
और जितने भी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर देख के ही आप समझ जाओगे बेटा ये बैलेंस शीट में कहां जाएंगे, एसेट साइड में, ये आपकी एसेट बनेंगी बैलेंस शीट में। तो अगर मैं समरी बोलूं तो बेटा जो रेवेन्यू है वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगी और जो कैपिटल है वो आपकी फाइनली बैलेंस शीट में जाएंगी। रेवेन्यू रिसीप्ट इनकम, रेवेन्यू पेमेंट खर्चा, कैपिटल रिसीप्ट आपकी लायबिलिटी, कैपिटल पेमेंट जो बनेगी उससे जो चीज आएगी वो आपकी एसेट। बात समझ आ रही है? अब आपका मेन काम क्या है, ट्रायल बैलेंस की तरह रिसीप्ट एंड पेमेंट को घूरना और उसमें से हर चीज का एक ट्रीटमेंट ढूंढना कि बाबू सोना बच्चा वो बैलेंस शीट में डालना है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर। खत्म बाबू, दिस इज द चैप्टर, दिस इज द चैप्टर है। सर सच्ची? नहीं नहीं अभी रुको, मेंटोस जिंदगी बाबू। पर नॉर्मल तो यही है, नॉर्मल तो यही है कि आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट खाली करना आना चाहिए बेटा। सबसे पहले बच्चा पता नहीं क्यों इसको अलग तरीके से देखता है, कहता है फाइनल अकाउंट अलग दुनिया है, पार्टनरशिप अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है, एनपीओ अलग दुनिया है। ना बाबू ना, अलग दुनिया नहीं है। मेरे साथ लॉजिकली सोचो, ये अलग दुनिया नहीं है। जैसे आपने डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट खाली करी थी, आपने पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में आपने अपने रिवॉल्यूशंस के लिए कुछ ना कुछ किया था, आपने फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस खाली किया था, वैसे ही बाबू मेरे लिए रिसीप्ट एंड पेमेंट खाली कर दो। जितनी भी रिसीप्ट है, जितनी भी पेमेंट है, उनको दो पार्ट में डिवाइड करो, कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कुछ बैलेंस शीट में। पहला पार्ट खत्म। चलो जी बढ़िया। अब सर लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट है जैसे आपको फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट दी होती थी वैसे हमारे पास भी कुछ एडजस्टमेंट है और बाबू मुझे वो एडजस्टमेंट सिखानी है आपको। बात समझ आ रही है? वो एडजस्टमेंट है बेसिकली आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की और कुछ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। चार एडजस्टमेंट मुझे समझानी है आपको। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपको एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग, अभी एक ही चार्ट में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, उसके बाद कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स आते हैं, इन पर एडजस्टमेंट है, और फिर बेटा आपके लिए है सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग। क्या है? सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग, कि भैया सब्सक्रिप्शन का कैसे अकाउंटिंग होगी, इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की एडजस्टमेंट आएगी। और लास्ट मेरे बच्चे जितने भी मिसलेनियस, इसके अलावा कोई भी इनकम एंड एक्सपेंस बचा है उसका अगर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दे रखा है तो उसकी एडजस्टमेंट मुझे सिखानी है। चार चीजें सिखानी है बाबू, ये चार चीजें, ये चार मैक्सिमम एडजस्टमेंट में आ सकती है। बस इनके दो दो ट्रीटमेंट सीखने और काम खत्म। पक्का है? चल आओ बिना देरी के साथ में एडजस्टमेंट निपटाते हैं, इनके क्वेश्चन करते हैं, फिर मेन बड़ा वाला क्वेश्चन अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। चलो आओ भाई। सर अनुज सर अपना जादू दिखाओ, एक चार्ट में सारी एडजस्टमेंट समझाओ। ठीक, ओके डन। सर जी एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट इन एनपीओ। सिंपल, जैसे हमने फाइनल अकाउंट में निपटाया था ऐसे ही एनपीओ में एडजस्टमेंट। सबसे पहली एडजस्टमेंट है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग? आराम से सुनते जाना और इसी पे क्वेश्चन भी निपटाते जाएंगे, साथ साथ करते जाएंगे, साथ साथ इसके क्वेश्चन निपटा देंगे। सर आप जब भी कोई भी पैसा रिसीव करते हो, चाहे मेंबर से आए पैसा चाहे नॉन मेंबर से पैसा आए, अगर वो पैसा विद सम स्पेसिफिक पर्पज आया कि इस काम को करना है, टूर्नामेंट के लिए एक पैसा दिया किसी ने कि बाबू टूर्नामेंट करा दो, टेंपल बनवा दो, मंदिर बनवा दो, व्हाटएवर, कोई भी पैसा अगर आपको, कोई भी रिसिप्ट आपको आती है विद सम स्पेसिफिक पर्पस, हम उसे कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, और वो हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाती है। ठीक है, उसे ही हम नाम देते हैं दिस इज माय फंड। टूर्नामेंट के लिए पैसा आया टूर्नामेंट फंड, टेंपल के लिए पैसा आया टेंपल फंड, भंडारा के लिए पैसा आया भंडारा फंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है बाबू, कॉन्सेप्ट ये है मेरी जान कि सर जी अगर आपको कोई भी रिसिप्ट हो रही है, कोई भी रिसिप्ट आ रही है, चाहे वो मेंबर से आ रही हो, हाँ भाई, चाहे वो मेंबर से आ रही हो चाहे वो नॉन मेंबर से आ रही हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है? अगर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस से आ रही है कि बाबू इसी पर्पस में पैसा खर्च करना है, तो आप उसे ट्रीट करोगे, आप उसे ट्रीट करोगे ट्रीटेड एज फंड, और आप उसे शो करोगे शोन इन दी लायबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट। आप उसे लायबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करोगे क्योंकि वो कैपिटल रिसीट बन जाएगी। ठीक है, डन है,
ये बात तो नॉर्मल है सर, इतनी सी बात की एडजस्टमेंट क्यों सिखा रहे हो? नहीं बाबू, इसकी एडजस्टमेंट ये है कि अगर फिर क्वेश्चन के रिसिप्ट एंड पेमेंट में इस फंड से रिलेटेड कोई भी रिसिप्ट या कोई भी पेमेंट दी है, वो कह रहा है टूर्नामेंट फंड हमारे पास है, स्पोर्ट्स फंड है हमारे पास, टेंपल फंड है, भंडारा फंड है। अब भंडारा के लिए और डोनेशन आ गई, टेंपल के लिए और डोनेशन आ गई, भैया टूर्नामेंट के लिए और डोनेशन आ गई, टूर्नामेंट की टिकट बेच के पैसा आ गया, कहीं से कैसे भी पैसा आ रहा है, अगर वो फंड से रिलेटेड है तो बेटा अगर कोई भी रिसीप्ट आ रही है, रिसीप्ट अगर वो फंड से रिलेटेड है तो चाहे भले ही वो रेवेन्यू हो, बेटा हमें कोई देखना ही नहीं है कि वो रेवेन्यू है कैपिटल हो, अगर वो रिलेटेड टू फंड है तो सीधा फंड में लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, मतलब लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। एक तरह का मान के चलो कि फंड इज योर गुल्लक, फंड इज योर गुल्लक, और बेटा आपको जो भी पैसा आता जा रहा है उससे रिलेटेड आप उसे इनकम में न डाल के उसी गुल्लक में डालते जाओगे, दैट मींस गुल्लक का पैसा बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, ठीक है भाई, बढ़िया जी बढ़िया। ठीक है, अब आता है कि अगर कोई भी पेमेंट्स, आपकी कोई भी पेमेंट्स हैं रिलेटेड टू फंड, पेमेंट्स हैं रिलेटेड टू फंड, बेटा अगर आपने कोई भी टूर्नामेंट पे खर्चा किया, आपने मैच पे खर्चा किया, आपने वट एवर कोई भी खर्चा किया, ठीक है, कोई भी खर्चा किया है बेटा, वही वो फंड में से माइनस हो जाएगा। मतलब सिंपल शॉर्ट में बोलूं कि बेटा अगर आपने कोई भी फंड बना लिया, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, टेंपल फंड, भंडारा फंड, उससे रिलेटेड रिसीप्ट एंड पेमेंट आपको देखना ही नहीं है, वो रेवेन्यू है कैपिटल है, उसी फंड में ऐड होगा, उसी फंड से माइनस हो जाएगा। ठीक है, पक्का है जी? हाँ, पर एक चीज याद रखना बाबू, एक चीज याद रखना कि मान लो अगर आपका टूर्नामेंट फंड फॉर एग्जांपल 1 लाख का है, आपको रिसीप्ट हुई 40,000, तो आपका फंड हो गया 1,40,000। पर अगर आपने क्वेश्चन में बोला खर्चा हो गया 1.5 लाख रुपए, ओ हो बाबू, खर्चा 1.5 लाख रुपए हो गया, तो उस केस में जो खर्चा एक्स्ट्रा हो गया आप फंड में से 1,40 माइनस करोगे, लाइबिलिटी 1,40 से खत्म हो जाएगी, और जो 10,000 एक्सेस खर्चा है वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। सर अगर खर्चा 1 लाख ही हुआ तो 40,000 लाइबिलिटी में शो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर फंड से ऊपर चला गया तो बेटा वो एक्स्ट्रा खर्चा वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होगा, और अगर फंड तक खर्चा है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पैसा कोई भी, जैसे टूर्नामेंट फंड का पैसा है, आपने पैसा लिया मेंबर से और टूर्नामेंट कराना है, पर पॉइंट ये है कि टूर्नामेंट सेम डे तो होगा नहीं, मान लो आपको लगता है 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, तो उस केस में आप पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो मार्केट में, कि ठीक है भाई आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, दिस इज टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वो आपकी बैलेंस शीट में एसेट में जाएगी। भाई देखो फंड आया था, बैंक में पड़ा था, टूर्नामेंट फंड की लायबिलिटी थी, अब वो बैंक का पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया तो इन्वेस्टमेंट बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो उस इन्वेस्टमेंट पे ब्याज आना था, ठीक है, आपने 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी, ब्याज आना था 10% से, तो 15,000 ब्याज आना चाहिए था, पर क्वेश्चन में लिखा है रिसीप्ट में ब्याज आया 10,000। दैट मीन्स अगर कोई एक्रूड इंटरेस्ट है, बेटा पॉइंट यहां पे याद रखो जल्दी से, अब मैं थोड़े शॉर्ट करता हूं इसको। मैं कहता हूं सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, मैंने कहा बेटा नोट नंबर 1 कि अगर इफ एनी एक्सेस एक्सपेंडिचर हो जाता है, अगर आपका एक्सेस एक्सपेंडिचर है तो वो आपका शो होगा इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, उस खर्चे को, उतने खर्चे को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई एक्रूड इंटरेस्ट है ऑन टूर्नामेंट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, कि भैया फंड इन्वेस्टमेंट पे कोई एक्रूड है, अभी आना है, तो बाबू उसके 2 ट्रीटमेंट होंगे, याद रखना। ऑफ कोर्स ये भी एडजस्टमेंट है, एक तो आपका ऑफ कोर्स इनकम में नहीं जाएगा, फंड में ऐड होगा, भले ही नहीं आया पर बेटा है तो फंड से रिलेटेड इसलिए फंड में ही ऐड होगा, और दूसरा अगर आ गया होता तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में ऑलरेडी आ रहा होता, नहीं आया है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होगा। डन, बस इतना सा है बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आओ इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फिर वापस आते हैं। बताओ, अगर मैं क्वेश्चन लूं तो जल्दी बताओ, ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है सर जी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बेटा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अगर आपकी बात की जाए ऑफ अ क्लब शो मैच एक्सपेंसेस और मैच फंड इन द एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है भैया खर्चा और मैच का जो फंड का पैसा है वो हमने एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाओ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/4/2021 को हमारे पास फंड पड़ा है, बेटा ये स्टडी मेट का क्वेश्चन है, 30,000 रुपए का फंड हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, डोनेशन आई है, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, बेटा ऐड कर देंगे।
टिकट बेच के पैसा आया है बेटा, पैसा आया है ऐड कर देंगे, और मैच पे खर्चा हुआ है उठा के माइनस कर देंगे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट होती तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आती, और बेटा उस पे इंटरेस्ट होता, अगर मिल गया होता तो ऐड होता, एक्रूड होता तो भी ऐड होता और साथ में आता। मैं करके दिखाता हूं, अगर इसका पूरा ट्रीटमेंट करें तो हम कहेंगे बेटा बैलेंस शीट टुकड़ा बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट पूरा नहीं बनाऊंगा, बस वो टुकड़ा बना के दिखाऊंगा। बैलेंस शीट में कैसे आता बाबू, बैलेंस शीट में आप कहते हैं बाबू ये हमारी एसेट साइड, ये हमारी लायबिलिटी साइड। बहुत बढ़िया, ये हमारी एसेट साइड और ये हमारी लायबिलिटी साइड, ये हमारी लायबिलिटी साइड। ठीक है, इस पर मेरे पास फुल फ्लैश क्वेश्चन भी है, जब फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे तो इस एडजस्टमेंट को दोबारा कंसीडर करेंगे, बट अभी ध्यान से देखना। सर हम सबसे पहले कहेंगे कि भैया हमारे पास मैच फंड है, उसका ओपनिंग बैलेंस है बेटा कितना, 30,000। कितना बैलेंस है, 30,000। ठीक है, ओके जी ओके, 30,000 का ओपनिंग बैलेंस है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया, 30,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस है। अब बेटा अब क्या है, अब मेरी बात सुन ध्यान से। हाँ जी, हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस 30,000 है, इसमें ऐड करेंगे बेटा डोनेशन, ऐड करेंगे डोनेशन। ठीक है, डोनेशन जल्दी बताओ, डोनेशन है 55,000 रुपए, डोनेशन है 55,000 रुपए। ठीक है, ऐड कर देंगे, प्लस प्रोसीड फ्रॉम टिकट, प्रोसीड फ्रॉम टिकट, बेटा टिकट बेच के पैसा आया है, ऐड कर देंगे वो भी। जल्दी बताओ कितना आया है, प्रोसीड फॉर टिकट जो बेच के पैसा आया वो है 20,000 रुपए। तो टोटल पैसा हो गया, अगर मैं करूं तो बेटा 55 बट इज 1,05,000। एक मिनट देना, कैलकुलेटर उठा लो। 1,00,000, आज मेरे पास कैलकुलेटर है, दैट इज 55,000 प्लस 50,000, 1,05,000। ठीक है सर, अगर कोई टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट होती तो बेटा वो इधर आती, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट होती अगर बैलेंस शीट में तो वो यहां पर आती है नहीं। अगर इसका इंटरेस्ट होता जो रिसीव हो चुका होता वो ऐड करते, एक्रूड होता तो ऐड करते और बैलेंस शीट में अलग से शो करते, बट अभी उसको कोई लेना देना। अब माइनस करेंगे मैच एक्सपेंसेस। ध्यान से बताओ, अगर मैच एक्सपेंसेस 1,00,000 होते तो सीधा 1,00,000 माइनस करता, 5,000 लिखता, बात खत्म। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है मैच के एक्सपेंसेस है 1,10,000। ओ माई गॉड, फटाक से बताओ, 1,10,000 मतलब 1,05,000। ओहो 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 ओहो, तो बेटा इसका मतलब भैया खर्चा तो जीरो है, लाइबिलिटी तो जीरो हो गई। हम मैक्सिमम कितना खर्चा, बेटा गुल्लक है ना, हमें 1,10,000 खर्च करना है, पर हम गुल्लक से तो मैक्सिमम 1,5 निकाल सकते हैं, पर सर अभी 5,000 और चाहिए, क्या करें क्या करें। तो बेटा उसके लिए बनाना पड़ेगा अपने को क्या, उसके लिए बनाना पड़ेगा क्या, अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और मैं कहूंगा बेटा उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऑफकोर्स ये भी टुकड़ा ही बनेगा, एक्सट्रैक्ट उसकी एक्सपेंडिचर साइड में, बेटा डेबिट साइड बोले तो एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड बोले तो इनकम। एक्सपेंडिचर साइड में बाबू, इनकम में नहीं, एक्सपेंडिचर साइड में यहां दिखाऊंगा कि बेटा टू मैच एक्सपेंसेस, टू मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस कितने बेटा, 1,10,000 माइनस 1,05,000, तो 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा, 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा, बहुत बढ़िया, 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा, बहुत 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 बढ़िया बात समझ आ रही है। सर अगर ये 1,00,000 होता तो 5,000 नेट हो जाता, मतलब कोई दिक्कत नहीं, मान लो 1,00,000 होता, 60,000 होता, 70,000 होता, तो बेटा 1,5 में 70,000 माइनस करके ये आता। लेकिन अगर 1,05,000 से ज्यादा है तो बेटा हम मैक्सिमम गुल्लक से, फंड से जो पैसा निकाल सकते हैं वो गुल्लक के अमाउंट है, एक्स्ट्रा खर्चा हमें अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट फंड बेस्ड अकाउंटिंग। खत्म, इजी पीजी, खत्म, बात समझ आ रही है, चल बढ़िया। नाउ बैक टू द सेकंड एडजस्टमेंट, आ जाओ भाई। अब आएंगे सेकंड इज अ कंज्यूमेबल आइटम। बाबू सेकंड इज अ कंज्यूमेबल आइटम, जल्दी बताओ सेकंड की बात करें, कंज्यूमेबल आइटम। सर ये कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे आइटम्स, हाँ भाई ऐसे आइटम्स जिनका बिजनेस में रेगुलर यूज है, रेगुलर यूज इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इनका रेगुलर यूज है। लाइक अगर मैं हॉस्पिटल चलाता हूं तो बेटा मेडिसिन, अगर मैं कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हूं तो मेरे लिए स्टेशनरी, बेटा अगर मैं कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हूं तो मेरे लिए जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, नहीं मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनका मेरे लिए बहुत रेगुलर यूज है। क्लियर है, और अगर रेगुलर यूज है
तो बाबू हम लोग पढ़ते हैं कि क्या हम इन्हें जितनी जरूरत है उतना ही खरीदें। बाबू मैं हॉस्पिटल चलाता हूं, मुझे इस साल 10,000 मेडिसिन की रिक्वायरमेंट एस्टिमेट है कि पड़ सकती है, तो क्या मेरे हिसाब से मुझे 10,000 ही खरीदनी चाहिए? नहीं बाबू, कभी इमरजेंसी हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकता है, तो मैं ऑलवेज स्टॉक मेंटेन करके चलता हूं, ऑलवेज थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलता हूं। तो मैंने खरीदा 12, अब पेमेंट 12 की हुई है, पर यूज कितना हुआ? जितना यूज हुआ उतना ही खर्चे में जाना चाहिए। तो एडजस्टमेंट क्या होती है कि हमें क्वेश्चन देता है परचेज, कि हमने इतना खरीदा, पर हमें चाहिए होता है कंजम्पशन, कि हमने एक्चुअल में कितना खाया, कंज्यूम किया, वो हमारा खर्चा है। तो बेटा वो कैसे निकलेगा? तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। बाबू जल्दी बताओ। हम कहते हैं जितना भी हमें ये कंज्यूमेबल आइटम्स जो भी है, ये मटेरियल जो है, वो हमने कितना परचेज किया, कितना परचेज किया, जितना भी मैंने परचेज किया, दिस इज माय परचेज, प्लस आप अगर कोई ओपनिंग में ऑफकोर्स पिछले साल का कुछ बचा हो सकता है वो ऐड कर दो, तो दिस इज टोटल। कि मान लो 10,000 यूनिट खरीदे थे, 2,000 ओपनिंग में पड़े थे, टोटल हो गए 12। टोटल क्या हो गए? 12। 12 में से माइनस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर दूंगा कि बाबू 12 में से 3 तो पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब जो बाकी बचे, दिस इज कंज्यूम्ड, दिस इज कंज्यूम्ड, ये मैंने खर्च किए, दिस इज कंज्यूम्ड। बात समझ आ रही है? दिस इज कंज्यूम्ड, ओके, कंजम्पशन। अब बात तो इतनी सी है, यही कंजम्पशन हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। यही हमें चाहिए कि बाबू हमने इस साल कितना मेडिसिन कंज्यूम करी, कितना मटेरियल कंज्यूम किया, कितने स्टेशनरी आइटम कंज्यूम किए। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक मिल जाए, परचेज मिल जाए, काम बन जाएगा। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो उसे क्या करेंगे? जीरो मान लेंगे। पर परचेज तो बेटा होना चाहिए, परचेज तो होना चाहिए। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि परचेज ना दिया हो क्वेश्चन में। अगर परचेज नहीं दिया तो क्या करेंगे? सर जी एक ऑप्शन है, अगर क्वेश्चन में परचेज नहीं दिया है, हो सकता है, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अगर परचेज मिसिंग है क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना है परचेज दो तरीके की होती है। एक होती है कैश परचेज, ये ऑलवेज क्वेश्चन देगा। अगर नहीं देगा तो अपन अज्यूम कर लेंगे जीरो। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो मान लेंगे कि भैया कैश परचेज के नाम पे जीरो, नील बटा सन्नाटा है। बट सर व्हाट अबाउट क्रेडिट परचेज, ये क्वेश्चन कहां से देगा? बेटा इसे निकालना पड़ेगा। अब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना भी आपने क्रेडिट परचेज से बनते हैं सप्लायर या क्रेडिटर, तो आपने जितना भी अमाउंट पे किया होगा मेरे बच्चे टू क्रेडिटर्स को या सप्लायर को, उसमें आपको एडजस्टमेंट लगानी पड़ेगी। एक्यूरल कॉन्सेप्ट कि बाबू जो पुराना उधार है, ओपनिंग बैलेंस, एक ही चीज याद रख लो बेटा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। करंट ईयर का छोड़ेंगे नहीं, और जो करंट ईयर का नहीं है उसे रखेंगे नहीं। तो मैं ये बोलता हूं कि अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर है, इसका मतलब पुराना आउटस्टैंडिंग है, हटा दो। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर अगर क्वेश्चन में दिया है अमाउंट ड्यू, कि भैया इतना अमाउंट ड्यू है, तो बेटा इस साल का ऐड कर दो। अगर कोई एडवांस दे के बैठा था मैं, तो बेटा पिछले साल, भले ही ओपनिंग एडवांस है पिछले साल का है, पर एडवांस हमेशा एक साल आगे का होता है, तो ओपनिंग एडवांस है मेरे बच्चे, उसे ऐड कर दो, क्योंकि वो इस साल करंट ईयर से रिलेट करता होगा। और जो क्लोजिंग एडवांस है वो माइनस, क्लोजिंग एडवांस जो है वो हटा दो, क्योंकि वो अगले साल का होगा। बस आपको ये एडजस्टमेंट करनी है और आपके पास क्रेडिट परचेज आ गई। समझे? ये परचेज उठाओ, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करो, और कंज्यूमेबल आइटम्स आ गए। दिस इज द एडजस्टमेंट नंबर 2। इस पर एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। अब इसमें क्या है सर जी? मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई भी मटेरियल वगैरह, आपका कोई भी स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूमेबल आइटम्स है, तो आपको ये नहीं देखना है कितना खरीदा, आपको ये ढूंढना है कितना कंज्यूम किया। तो अगर क्वेश्चन में कंजम्पशन दिया है, जो नहीं देगा आपको परचेज देगा, परचेज में स्टॉक एडजस्ट करोगे, कंजम्पशन आ जाएगा। और परचेज नहीं दिया है तो बेटा ढूंढोगे, अगर कैश परचेज लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो अमाउंट पेड तो दिया ही होगा पेमेंट साइड में, कि इतना क्रेडिटर या सप्लायर को पे किया हमने मेडिसिन खरीदने के लिए, स्टेशनरी के लिए, स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए। बस उसमें ये एडजस्टमेंट करो और आपकी परचेज आ जाएगी। सर क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा, क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी बताओ। कह रहा है सर जी हमारे को निकालना है इंफॉर्मेशन से एनपीओ के, कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम जो है वो कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, मतलब कितना कंजम्पशन है। अब नीचे कह रहा है स्टॉक दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, क्रेडिटर के बैलेंस दिए,
8 और 19 दैट इज ये मेरे लिए ओपनिंग हो गया और ये मेरे लिए मेरे बच्चे क्या हो गया क्लोजिंग। सर जी एडवांस दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, और आपको कह रहा है भैया पेमेंट टू सप्लायर जो हमने वो करी है 1,20,000 की है और कैश परचेज के नाम पे 0 है। तो पहले निकालेंगे क्रेडिट परचेज, फिर निकालेंगे कंजम्पशन और बेटा काम खत्म। आ जाओ कैसे निकालेंगे सर। सबसे पहले सॉल्यूशन आप कहोगे, सबसे पहले निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज कैसे निकालोगे सर, आप कहोगे जितना भी हमने ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट पे किया है, अमाउंट पे टू क्रेडिटर या सप्लायर वट एवर, तो आपने अमाउंट कितना पे किया क्रेडिटर को, सर वो आपने पे किया 1,20,000, इतनी धनराशि, ओहो हो 1,20,000। अब ये अमाउंट आपने साल में पे किया है, बट इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि अगर कोई ओपनिंग बैलेंस था, पुराना आउटस्टैंडिंग था, तो बेटा उसे हटाओ, बहुत बढ़िया। और अगर कोई क्लोजिंग है तो भले ही हमने पे नहीं किया पर इसी साल खरीदा होगा, इसी साल का उधार है, तो उसे ऐड करो। बताओ जी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर दिए हुए हैं क्या, बिल्कुल दिए हैं सर। बताओ कितने कितने दिए हुए हैं सर, ये हमें क्वेश्चन में दिया है 7,800 और ये दिया है 9,200। तो क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग 7,800 और 9,200। शाबाश 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 शाबाश। अब क्या है सर जी 9,200 है ना, हाँ जी। अब क्या है, अगर कोई एडवांस है तो बेटा भले ही ओपनिंग एडवांस है, पिछले साल का एडवांस है, पर एडवांस का मतलब है एक साल आगे, मतलब इस साल का वो ऐड कर दो। और बेटा क्लोजिंग एडवांस है मतलब अगले साल का हटा दो, ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर माइनस। फटाक से बताओ ओपनिंग एडवांस कितना है सर जी, एडवांस के नाम पे ओपनिंग है 15 और क्लोजिंग है 25, तो 15 प्लस करो और 25 अगले साल का हटा दो। तो अल्टीमेट सर जी आपकी परचेज जो आएगी, दिस इज क्रेडिट परचेज, दिस इज क्रेडिट परचेज। बताओ कितनी आ जाएगी सर, आप इसको सॉल्व करोगे फटाक से बताओ। तो हम कहेंगे सर इसका आ जाएगा अमाउंट सर जी 1,20,000 माइनस 7,800 प्लस 9,200 प्लस 15,000 और माइनस 25,000, दिस इज 1,00,000। हाँ जी कितना, 1,11,400। शाबाश। और बेटा अब निकालोगे कंजम्पशन कि आपने कितना कंज्यूम्ड किया। आप बोलोगे आपने जो भी क्रेडिट परचेज थी आपने खरीदा था, कैश परचेज थी नहीं, तो आपको टोटल खरीदा आपने 1,11,400, पर क्या सारा कंज्यूम कर गए, नहीं, इसमें प्लस कर दो ओपनिंग स्टॉक कि बाबू ये खरीदा प्लस ओपनिंग, और जो क्लोजिंग है वो हटा दो, अगले साल यूज होगा तो हटा दो। तो बताओ ओपनिंग कितना था सर, ओपनिंग था 2,200, क्लोजिंग था 5,800, तो 2,200 ऐड करो और 5,800 माइनस करो बेटा, 5,800 माइनस करो, आपका कंजम्पशन आ जाएगा, आपका कंजम्पशन आ जाएगा मेरी जान। बताओ कितना आ जाएगा, आप कहोगे प्लस 2,200, तो टोटल हो गया 1,13,600 माइनस 5,800, ये आ जाएगा 1,07,800। दिस इज कंज्यूम्ड, दिस इज कंज्यूम्ड। ये जाएगा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में, बोलो हाँ या ना। बाकी सारी एडजस्टमेंट है, हर एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट। तो बेटा जो स्टॉक है वो आपकी बैलेंस शीट में जाएगा, ऑफ कोर्स ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इधर जो क्रेडिटर हैं ये बैलेंस शीट में जाएंगे, कहां पे, लायबिलिटी साइड में। बेटा ये एसेट साइड में जाएगा, वो लायबिलिटी साइड पे, ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग लायबिलिटी में, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग लायबिलिटी में। और बेटा जो एडवांस दे के बैठा हूं, अगेन बेटा ये मेरे लिए एसेट है क्योंकि मैं पैसा दे के बैठा हूं, ओपनिंग एडवांस ओपनिंग एसेट में, क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग एसेट में। तो हर चीज के 2 ट्रीटमेंट, काम खत्म। This is all about consumable items. This is all about consumable item. 2 एडजस्टमेंट हमने निपटा दी, फंड बेस्ड अकाउंटिंग और कंज्यूमेबल आइटम। क्लियर है। मेरा मन तो था कि मैं सब्सक्रिप्शन भी खत्म करूं, पर कोई दिक्कत नहीं, इतनी जल्दीबाजी नहीं करूंगा। सब्सक्रिप्शन पे सेपरेट अलग से क्लास लेके अगली क्लास में तब निपटाएंगे सब्सक्रिप्शन को, और सब्सक्रिप्शन खत्म करके फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी करेंगे। बोलो हाँ है ना, क्या बोलती पब्लिक, मजा आएगा, मजा आएगा मेरे बच्चे। तो पॉइंट ये कि आज हमने 2 मेन एडजस्टमेंट करी और एनपीओ का बेसिक कवर किया है। अगली क्लास में सब्सक्रिप्शन और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी, पक्का है जी। तो आज के लिए यही ओवर करते हैं सेशन को, ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा जल्दी से इस चैप्टर को एक बार क्विकली रिवाइज कर लो, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, और लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।